Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 2 video of sample paper of revision that recently uploaded by CBSE for session 2020-21. This is all about matter of class 10th subject science, but in the science you are going to study about the revision of biology. As you all know, overall science question paper consists 80 marks. Out of 80 marks, 28 marks will belong to the biology and next marks is from the chemistry and physics. So about 33 to 34% questions will be related to the biology, that is a bunch of question that comes from the biology. So you need to focus and clear your concept that is studied well in part 1 and this is part 2. In first part you have learned the revision of question number 12 to the question number 10 to 16, that is biology. In this video lecture you will learn the revision of 17 onward. It means most of the 1 marks 2 marks of questions are actually revised in part 1 video lecture. This is part 2 video in which you will learn whatever the importance of biology in science and what will be the criteria of 3 marks and 4 and 5 marks question. So this should be noted down in your copy because this is issued by the CBSE and your question paper for the upcoming examination will be as usual as you are going to revise. So without delay timing, let's back over the question number 17 and revise them thoroughly. Now back to question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 से पहले एक क्वेश्चन नंबर 17 to 20 के लिए इंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान से सुनना है. क्वेश्चन नंबर 17 to 20 कंटेन 5 सब पार्ट्स ईच, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 ये चारों क्वेश्चन में 5-5 पार्ट है. ठीक है, चारों में 5 पार्ट है. 5 पार्ट 17 में है, 5 पार्ट 18 है, 19 में 5 पार्ट है, 20 में 5 पार्ट है. सब में 5-5 पार्ट है, सब में 5-5 पार्ट है. यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4 सब पार्ट इन दीज क्वेश्चन, यानी कि उसमें से 5 पार्ट्स में से कोई 4 पार्ट्स ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन छोड़ देना है. जैसे 17 में 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एक को कोई भी छोड़ सकते हो. बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ी करते हैं, 5 अटेम्प्ट कर लेते हैं. यहाँ पे मैं 5 आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन आपको एग्ज़ाम में 4 ही करने हैं क्योंकि मार्क तो 4 ही पे होना है. यहाँ पे देखो 1 × 4 लिखा है, 1 × 5 तो लिखा नहीं है, यानी कि सब 1-1 नंबर के हैं और सब इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जा रहे हैं. रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 17 पार्ट 1 to 17 पार्ट 5. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन है ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज. जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, किस काम के लिए? बहुत सारे काम के लिए, वेरियस एक्टिविटीज. दिस एनर्जी इज अवेलेबल बाय द ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट आइदर यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. कह रहा है कि एनर्जी ऑब्टेन कैसे होती है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के बाद, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज सुक्रोज ये सब आते हैं, उसको ब्रेक करने पे ये एनर्जी मिलती है. लेकिन ब्रेक क्यों होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हो गया. अब क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू हो रहा है. एनर्जी इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाई, ऑप्शन क्या दिया है? ब्रीथिंग. ऑप्शन बी क्या दिया है? टिश्यू रेस्पिरेशन. ऑप्शन सी क्या दिया? ऑर्गन रेस्पिरेशन. और ऑप्शन डी क्या दिया? डाइजेशन ऑफ फूड. देखो रीजन तो है इसका सेलुलर रेस्पिरेशन. रीजन क्या होना चाहिए? सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन. बट मोर क्लोजली सेल क्या है? टिश्यू. तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टिश्यू रेस्पिरेशन. ठीक है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो सेल रेस्पिरेशन हम लोग लिखते हैं, लेकिन टिश्यू रेस्पिरेशन आंसर हो जाएगा. तो ब्रीथिंग से कोई एनर्जी नहीं मिलती है, यानी कि नॉर्मल ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, इससे एनर्जी नहीं मिलती है.
ऑर्गन रेस्पिरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, डाइजेशन ऑफ फूड में सिर्फ ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है ना, इसके लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 के 1 का बी, ठीक है, 17 के 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट, क्या दिया है, द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द ब्लड लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन ऑफ एन एथलीट्स ड्यूरिंग रेस ऑफ 400 मीटर एंड शो अ पीक ऑफ पॉइंट डी। अब एक ग्राफ दिया हुआ है, एक कोई एथलीट जो है रन कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है ना, दौड़ रहा है, तो यहाँ पे टाइम इन सेकेंड, एक रेस, एक जो है पैरामीटर ले लिया है, और ब्लड लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन एक जो है पैरामीटर ले लिया है। सबको पता है कि हमारी बॉडी को जब ज़रूरत होती है तो ग्लूकोज ऐसे ब्रेक होता है, C6H12O6, ये ब्रेक होता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 38 ATP एनर्जी, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अगर ये ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे बॉडी में ये C6H12O6 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। सबको पता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड। लेकिन इसके बाद जब लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन नहीं होता है और ये जो आपका ग्लूकोज है ये लैक्टिक एसिड में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो इससे बहुत कम एनर्जी मिल पाती। कितनी एनर्जी मिलती है, ओनली 2 ATP, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है किसी भी कंडीशन में तो सिर्फ जो है सेल को या बॉडी को 2 ATP एनर्जी मिलती है। अगर ऑक्सीजन है तो बॉडी को 38 ATP एनर्जी मिलती है। यानी कि हमारी बॉडी में शुरुआत में तो ऑक्सीजन यूज होता है तो हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है और लैक्टिक एसिड भी नहीं बनता है, लेकिन बाद में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जब कम होने लगता है, ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है, ऑक्सीजन कम होने लगता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी लगती है लैक्टिक एसिड बनाने उसी ग्लूकोज का यूज़ करके, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बॉडी को ATP मिलता रहता है, एनर्जी मिलता रहता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया है इसमें ABCDE क्या दिया है, ये अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड ब्लड में देखो, ग्राफ तो थोड़ा बहुत पढ़े होगे, जानते होगे। ए देखो एकदम नीचे है, ठीक है, और ए कहाँ है, बिल्कुल एकदम 0 के आसपास है, यानी कि लैक्टिक एसिड पहले कम है, फिर लैक्टिक एसिड बढ़ गया, फिर जो है पैरेलल चला, उसके बाद अचानक से बढ़ गया। यहाँ पे टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है लैक्टिक एसिड वैसे वैसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। बाद में लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन डाउन हो गया क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत हमारी कम हो गई। ये बातें हमको जानना है कि लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन पहले कम क्यों होता है और बाद में ज़्यादा क्यों हो जाता है। लिखेंगे कॉपी में, एट द अर्ली आवर बॉडी यूज ऑक्सीजन दैट आल्सो फॉर्म द large amount of ATP, but due to continuous utilization of energy our body remain fail to produce ATP. That's why our muscular cells perform the process of anaerobic respiration and form large amount of lactic acid. So the high peak of graph obtained, peak means क्या होता है, चोटी। ये high peak graph क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमको पढ़ना है और क्वेश्चन जानना है। क्या दिया, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज़ अकर्ड इन एथलीट्स वाइल रनिंग इन 400 मीटर रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन दिस इवेंट्स। अब इसमें से कौन सा प्रोसेस इस इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन क्या दिया, पहला एरोबिक, ऑप्शन बी क्या दिया एनारोबिक, ऑप्शन सी दिया है फर्मेंटेशन, एंड ऑप्शन डी क्या दिया ब्रीथिंग। तो ऑप्शन क्या दे दिया है, ऑप्शन जो बी है वो सही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। फर्मेंटेशन भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है लेकिन इसमें एथिल अल्कोहल बनता है, तो ऑप्शन बी सही है, इसको ऑप्शन बी कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टडी द ग्राफ बिलो दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम वाइल एन एथलीट इज रनिंग फुल स्पीड। कह रहा है कोई एथलीट फुल स्पीड में रन कर रहा है, इसके रिगार्डिंग दो तरह के ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये है प्लॉट ए एंड ये है प्लॉट बी, ठीक है, प्लॉट ए एंड प्लॉट बी। अभी देखो एनर्जी सप्लाइड, प्लॉट ए के कंडीशन में देखो एनर्जी जो है ये बढ़ रहा है और प्लॉट बी के कंडीशन में एनर्जी घट रहा है, ठीक है। तो ये प्लॉट बी जो है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें एनर्जी लो मिलता है। और प्लॉट ए क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी हमको हाई मिलता है। क्लियर है ना।
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स ए, प्लॉट्स एंड जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द टेबल। अब इसमें से हमको सही आंसर चुनना है। प्लॉट ए और प्लॉट बी के रिस्पेक्ट में जस्टिफिकेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या रहा है, प्लॉट ए एरोबिक है और प्लॉट बी एनारोबिक है। और जस्टिफिकेशन में क्या दिया है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन लो एंड इनकंसिस्टेंट इन एरोबिक। अब एरोबिक में मैंने बताया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया है प्लॉट ए एरोबिक और प्लॉट बी एनारोबिक, यानी कि ये मैंने बताया था कि प्लॉट ए एरोबिक होगा और प्लॉट बी एनारोबिक होगा। लेकिन अब जस्टिफिकेशन भी चेक करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक, यानी कि ये ऑप्शन सही है। बाकी इन दोनों में एनारोबिक दिया है तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों में डाउट था, लेकिन जस्टिफिकेशन को हमको चेक करना था। जस्टिफिकेशन के चेक करने पे पाया गया किसका जस्टिफिकेशन गलत है, इसका जस्टिफिकेशन सही है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 के सेकेंड का ऑप्शन हो जाएगा, ये 17 के थर्ड का, 17 का जो थर्ड है इसका थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना। थर्ड का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 17 के थर्ड का जो ऑप्शन है वो नोट कर लो, बी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के फोर्थ पे, द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन आर। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, गलत, ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता है। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। रिलीज ऑफ एनर्जी, ये भी सही है 2 ATP। रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, ये भी सही है, यानी कि पॉइंट सेकेंड, पॉइंट थर्ड एंड पॉइंट फोर्थ तीनों सही है। तो यहाँ पे क्या दिया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। क्लियर है ना, 2 ATP एनर्जी भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस में निकलता है, लैक्टिक एसिड के प्रोसेस में नहीं। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करके 2 मॉलिक्यूल C2H5OH बनाता है, एथिल अल्कोहल, तो 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में निकलता है और 2 ATP एनर्जी भी बनती है। तो ये फर्मेंटेशन है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्लियर है ना। 17 के फिफ्थ पे आते हैं, स्टडी द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रॉ दैट हैज़ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसमें से हमको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन छांटना है। लोकेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में दिया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रियम। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, दोनों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इंड प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन का इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलता है। अमाउंट ऑफ ATP एरोबिक में हाई दिया है, एनारोबिक में लो दिया है, ये भी सही है। इसमें 38 ATP और इसमें ओनली 2 ATP, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑक्सीजन एरोबिक में नीडेड है और एनारोबिक में नॉट नीडेड है, ये भी स्टेटमेंट सही है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है ना। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा 17 का ए। क्लियर है सबको, ध्यान से सुनो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आएंगे जिस तरह से आपको फॉर्मेट में मिला हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप क्वेश्चन पेपर को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पार्ट 1 में भी मैंने दे दिया था और पार्ट 2 में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये केमिस्ट्री का है। अब हम क्वेश्चन नंबर सीधे आते हैं 21 पे, वो बायोलॉजी का है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, वो बायोलॉजी का है। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, पहले तो क्वेश्चन को हम अच्छे से देखो। एग्जाम का यही मतलब होता है कि क्वेश्चन को शांत दिमाग से अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन अगर आंसर देने लायक रहता है बड़े लेवल पे तो उसको सोच लेते हैं उस हिसाब से किसमें इसको लिखना है, कितने में लिखना है। छोटे लेवल पे लिखना रहता है तो उसको भी सोच लेते हैं कितने में लिखना है और कैसे लिखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइल जूस डज नॉट हैव एनी एंजाइम बट
still play a significant role in the process of digestion. Justify the statement. अगर आप लाइव क्लास डेली करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बाइल जूस में बेटा कोई एंजाइम नहीं होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल जूस में तो बिल्कुल नहीं होता है, फिर भी ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। देखो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू वेरी सिंपलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज द डाइजेशन। एक्चुअल में बाइल जूस करता क्या है उसके बारे में हम लोग सुन लें। जो बाइल जूस है ना, वो बाइल जूस जो हमारा फैट है, फैट का मॉलिक्यूल्स, उस पर अगर बाइल काम करेगा तो फैट तो डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन फैट एक बहुत स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइड फैट। ये इमल्सिफाइड फैट का छोटा छोटा पार्ट है। अब ये डाइजेशन के लिए रेडी हो गया। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, पैंक्रियाज से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम इस पर काम करेगा और इसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये फुल डाइजेशन हो गया हमारा, ठीक है। और ये अभी पार्शियल डाइजेशन है, लेकिन डाइजेशन हो गया है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि डाइजेस्टिव, या द स्टेटमेंट इज ट्रू, बाइल जूस हैज़ नो डाइजेस्टिव एंजाइम येट इट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज इट कन्वर्ट फैट इंटू इमल्सिफाइड फैट विच मेक फैट डाइजेशन ईजियर। सब लोग अपने अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेंगे और इसको कर लेंगे, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। अब आगे उसी में और करके दिया हुआ है, यानी कि हमको या तो ये अटेम्प्ट करना है या तो ये अटेम्प्ट करना, नंबर 2 ही है। बहुत सारे स्टूडेंट दोनों अटेम्प्ट करते हैं तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ यही है, एक कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में जो और वाला पोर्शन उसको भी देख लेते हैं। इन बर्ड्स एंड मैमल लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट आर सेपरेट, गिव रीजन। कह रहा है बर्ड्स और मैमल में लेफ्ट एंड राइट साइड हार्ट जो है सेपरेट होता है, इसके पीछे का रीजन देना है। लिसन, बोथ मैमल एंड बर्ड्स आर हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट कैन बी कैटेगराइज बाय दिस वे, the upper 2 chamber is known as atria and lower 2 chamber is known as ventricle, while the left portion of the heart is separated from the right portion of heart because of the atrioventricular septum, that is known as atrioventricular septum, and this atrioventricular septum is responsible to the separation of the right side of heart with the left side. Keep in mind, ये क्या है, वॉल्व है। ये वॉल्व जो है आर्ट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में, या वेंट्रिकल का, ये वेंट्रिकल का जो ब्लड है, लोअर पोर्शन जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का ब्लड आर्ट्रियम में नहीं जाने देता है, लेकिन आर्ट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आ सकता है। क्लियर है ना? सो लिखेंगे बिकॉज ऑफ atrioventricular septum द हार्ट ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स आर सेपरेटेड। क्लियर है? चलो आते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 भी बायोलॉजी है। स्टेट द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन सा इवेंट्स होता है। इट इज एसेंशियल दैट द स्टेप टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर इमीडिएटली, यानी कि आपको सीक्वेंस में ही सारे स्टेप्स लिखने हैं। बहुत सारी चीज़ें जिसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहला लिख लो कॉपी में सब लोग, फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स में पहला लिख लो कॉपी में, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, मैं बोल दे रहा हूँ, मुँह से लिख नहीं रहा हूँ। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सेकेंड क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन ब्रैकेट ऑक्सीडेशन। थर्ड स्टेप लिखो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ O2। एंड फोर्थ स्टेप लिखो कॉपी में रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज।
रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। चारों स्टेप सीक्वेंस में है, इसको लिख लेना कॉपी में। चलो आते हैं नेक्स्ट, 2 नंबर का है। अब अगला क्वेश्चन है 27 पे, ठीक है ना। सीधे आते हैं 27 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है, आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन पी प्लांट्स विथ राउंड येलो सीड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीड्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय मेंडल। कह रहा है कि राउंड येलो सीड्स, ठीक है, राउंड येलो सीड्स का जो सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया तो मेंडल को इतने सारे रिजल्ट मिले। राउंड येलो, देखो मेंडल ने क्या लिया, जो सीड्स लिया था, प्लांट्स लिया था, उस प्लांट का कलर क्या, प्लांट्स के सीड का कलर राउंड था, प्लांट के सीड का शेप राउंड था, और सीड के कलर का शेप, सीड का कलर क्या था, येलो था। सीड का शेप जो है राउंड था और सीड का कलर येलो था। उनके बीच में सेल्फ क्रॉस करवा दिया तो ये सारे रिजल्ट मिले थे। सारे रिजल्ट में क्या, राउंड येलो 630, राउंड ग्रीन 216, रिंकल्ड येलो 202 एंड रिंकल्ड ग्रीन 64। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एनालाइज द रिजल्ट एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस विच एक्सप्लेन दीज रिजल्ट्स। यहाँ पे देखो मेंडल के थर्ड लॉ को आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, और पहले तो रिजल्ट को के बारे में लिख लेंगे सब लोग। ऑन द बेसिस ऑफ अबव रिजल्ट वी कैन से दैट द रेशियो अमॉन्ग राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन इज 9:3:3:1। that is the dihybrid, that is Mendel's dihybrid ratio that obtained in F2 generation, in which the total number of round yellow was the total ratio of round yellow, round green, wrinkled yellow, wrinkled green was 9:3:3:1. This can be explained on the basis of Mendel's सेकेंड एक्सपेरिमेंट्स एंड थर्ड लॉ गिवन बिलो। उसके बाद आप लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट लिख देंगे, सेकेंड पहले, थर्ड लॉ पहले लिखेंगे कॉपी में। व्हेन मोर देन 2 जीन्स आर इनहेरिटेड विथ ईच अदर्स देन देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन गैमेट्स एंड प्रोजेनी ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशन रिमेन इंडिपेंडेंट। ये कई बार बताया जा चुका है। उसके बाद क्रॉस आप लोग दिखा देंगे कि द क्रॉस परफॉर्म ऑन द अबव एक्सपेरिमेंट आर नॉट प्योर। इसमें डायरेक्ट आप लोग जो है जीनो टाइप से दिखाएंगे। ये राउंड येलो जरूर है, लेकिन ये इस तरह का राउंड येलो है, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इससे आप लोग गैमिट्स बनाएंगे, 2 अलग अलग गैमिट्स। कैसे बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, दूसरा गैमिट्स कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा गैमिट स्मॉल आर कैपिटल और चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 गैमिट्स एक और 4 गैमिट दूसरा, 16 खाना बनाएंगे। मल्टीप्लाई करके आप लोग 9:3:3:2 का रेशियो निकाल देंगे। और ये ध्यान दो, ये 3 मार्क्स का है। सीधे हम लोग सेकेंड F2 जनरेशन से इसके लिए रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, इन ह्यूमन देयर आर 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ ऑफ अ बॉय एंड 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल विल बी बॉर्न। कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग में 50% ही चांस होता है बॉयज़ के बर्थ होने के और 50% चांस होता है गर्ल्स के बर्थ होने के। इसको आप लोग जस्टिफाई कर लेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के थ्रू। इसको मैंने बताया था कि ऐसे आप लोग क्या कर लेंगे, डायग्राम बना देंगे, मेल और फीमेल को असाइन कर देंगे, एक को मेल लिख देंगे दूसरे को फीमेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें लिखेंगे 46, इसमें भी लिखेंगे 46। फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 44 प्लस एक्स वाई, और इसके लिए लिखेंगे 44 प्लस एक्स। इसके बाद गैमिट्स में 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई, और इसका 22 प्लस एक्स ओनली। फिर आप मल्टीप्लाई कराना जानते हैं, 44 प्लस एक्स 44 प्लस एक्स वाई आएगा तो मेल, और 44 प्लस एक्स प्लस 44 प्लस एक्स वाई आएगा, एक्स वाई आएगा तो फीमेल। यानी कि 50% चांस हमको मेल और 50% चांस ही फीमेल क्यों बनता है, इसको एक्सप्लेन करना है। एज वी नो दैट इन ह्यूमन मेल द sperm form 2 types of the in human male there are 2 types of sperm form, one carry the X chromosome, another carry the Y chromosomes. If sperm containing X chromosomes fertilize with the ova, then there will be a girl child. If sperm containing Y chromosome fertilize with ova, then there will be boy child. That is only probability of 50%, ठीक है, उसका चांस सिर्फ 50% का ही होता है। अब आते हैं, ये आप लिख लीजिए कॉपी में, 28 भी बायोलॉजी से। प्लास्टिक कप वेयर
यूज टू सर्व टी इन ट्रेन अर्ली डे, शुरू शुरू में प्लास्टिक कप यूज किया जाता था. दीज कुड बी रिटर्न टू द वेंडर, शुरू शुरू में प्लास्टिक कप को रिटर्न कर दिया जाता था, लोग पीते थे चाय फिर वेंडर को वापस कर देते थे. क्लीन्ड एंड रीयूज, वेंडर उसको साफ करता था और दोबारा से इस्तेमाल करता था. लेटर, बाद में क्या हुआ, कुल्हड़्स वेयर यूज्ड इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक कप, बाद में कुल्हड़्स जो मिट्टी के बने हुए कुल्हड़ होते हैं उसका यूज करने लगे वेंडर. नाउ पेपर कप आर यूज फॉर द सर्विंग टी, यानी अब आजकल क्या हो गया, पेपर कप. व्हाट आर द रीजन्स फॉर द शिफ्ट फ्रॉम प्लास्टिक टू कुल्हड़्स देन फाइनली टू पेपर कप. अब सबका अलग अलग रीजन देना है, मैं धीरे से आपके कानों में नहीं बोलूँगा, ध्यान से सब लोग सुनेंगे. प्लास्टिक कप का जब दुकानदार यूज करता था ना तो उसको साफ नहीं करता था कायदे से. आज भी देखोगे दुकान पे गिलास का यूज करते हैं लोग, और वो ये गिलास जो है ग्लास का बना होता है उसको लोग साफ करते हैं. साफ कैसे करते हैं सबको पता है. तो लिखेंगे द रीजन बिहाइंड शिफ्टिंग ऑफ प्लास्टिक टू कुल्हड़्स बिकॉज द प्लास्टिक दैट लेटर यूज्ड बाय द वेंडर्स are not properly hygienic and they did not wash them properly, so there is the problem of hygiene. That's why plastic shift to the coolers. Why coolers shift to the finally paper cup? Because for the making of coolers a lot of amount of fertile soil, that is upper layer of soil, often used to form the coolers. So we move from the coolers to paper cup, and here paper cup is biodegradable, so that we often frequently use the paper cup that is easily digested and degraded in the atmosphere. यानी कुल्हड़्स के लिए सॉइल का अपर लेयर जो जिसमें गेहूं धान उगाया जा सकते हैं, जिस पे खेती की जा सकती है, वो वाली मिट्टी यूज करते थे लोग बाद में. तो मिट्टी की कमी हो गई, फर्टाइल सॉइल की कमी हो गई, ठीक है. और धीरे धीरे सॉइल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम शुरू होने से खेती की प्रॉब्लम शुरू हो गई. तो इस वजह से कुल्हड़ से हम लोग शिफ्ट हो गए पेपर कप पे, और ये आजकल ट्रेंड में, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 29, हाउ एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड. यूरिन इज प्रोड्यूस में देखो वेयर भी दे दिया है तो लिखेंगे इन किडनी. हाउ, लिसन, मैंने लाइव क्लास में बताया था टू इवेंट्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर, फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, glomerular filtration, and second is reabsorption of filtrate. reabsorption of filtrate. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में मैंने क्या बोला था कि इस तरह से ग्लोमेरुलस होता है जो कवर होता है कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल. इन दिस वे when the pressure applied by the body to the glomerulus, then the impurities of blood like urea, uric acid, glucose, water, creatinines and vitamin C is filtered out from glomerulus and moved to the Bowman's capsule. Later the filtrate move into the loop of Henle where the important and essential substances like water, glucose, vitamin C get reabsorbed, that is known as reabsorption of filtrate. अब इतना छोटे लैंग्वेज में आप नहीं लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे, डायग्राम के साथ आपका 3 मार्क्स कवर हो जाएगा, ठीक है. ये मैंने लाइव क्लास में बताया था. किसी को और प्रॉब्लम होगा तो लाइव क्लास में मुझसे पूछ लेगा, मैं फिर से इसको बता दूंगा, ठीक है. चलो आते हैं इसके बाद 29 के बाद सीधे आते हैं हमारा 35 लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है. ये लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का. ट्रेस द चेंज दैट टेक प्लेस इन फ्लावर फ्रॉम गैमीट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन. यानी कि चेंज आपको दिखाना है फ्लावर में क्या क्या चेंजेज होते हैं गैमीट फॉर्मेशन से लेकर के फ्रूट फॉर्मेशन तक. इसका मैं आसानी से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि गैमीट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन तक का हमको इवेंट्स कैसे लिखना है, मैं बता दे रहा हूँ. लिसन, आपको 3 पार्ट में आंसर लिखने हैं. द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, fertilization events, and third one is post fertilization events. 3 इवेंट्स में लिखने हैं. अब हेडिंग क्या डालना है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ऑल इवेंट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन इज नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन. इसके 2 पार्ट कर देने, आसानी से मैं बता रहा हूँ, इसको लिखना है. गैमीट फॉर्मेशन,
and pollination means gamete transfer. गैमीट फॉर्मेशन मीन्स पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन अकर्स इन एंथर. ठीक है, इसको इतना बातें लिख देना. इट मीन्स द सिंगल पॉलन मदर सेल फॉर्म 4 हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन्स दैट हैपन इनसाइड द एंथर. एंड नाउ पॉलिनेशन. एट मैच्योरिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर गेट ब्रस्ट एंड पॉलन ग्रेन रिलीज एंड ट्रांसफर टू द स्टिग्मा. दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. इतनी बातें लिख लिया. फर्टिलाइजेशन में लिखेंगे प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन विच लीड टू द पॉलन ट्यूब टू द माइक्रोपाइल एंड ऑफ एग सेल्स सो दैट द पॉलन ट्यूब रिलीज द मेल गैमेट्स एंड दैट मेल गैमेट्स फ्यूज विद द एग सेल्स न्यूक्लियस ऑफ एग सेल्स टू फॉर्म जाइगोट्स. दिस फिनोमिनन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. अब जो डायग्राम आपका बन रहा है पॉलन ट्यूब ले जाते हुए वो डायग्राम बना लेने. Post fertilization events. After the fertilization, the sepal, petals, stigma, style get fall down. The ovary form fruit, zygote form the embryo, ovule form the seed. This happened inside the plants. इतनी बातें आप लोग डायग्राम बना करके एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लेंगे तो आई होप ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स 2.5 टू हाफ एंड 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा. आई होप ये पूरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी. इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है, देखिए इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन हमको दिख नहीं रहा है. टोटल 36 क्वेश्चन ही थे और लास्ट क्वेश्चन हमारा 35 का था. तो इसके अलावा अगर इस सैम्पल पेपर से कोई प्रॉब्लम किसी को आती है तो वो फ्रिक्वेंटली मेरे से क्वेश्चन करने के लिए ऑल टाइम फ्री है. ठीक है, थैंक यू.